तो अपन शुरू करेंगे जेनेटिक्स। अच्छा, पहली बात, जेनेटिक्स क्लास 12th का टॉपिक है। क्लास 12th के अंदर जेनेटिक्स को एनसीईआरटी ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अंदर अपन जेनेटिक्स की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं और मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करते हैं। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें बेसिकली जीन से रिलेटेड बातें होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन की बात होती है ना। तो पहले अपन बात करेंगे पीओआई की, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की, है ना। तो आज अपन मेनली बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की और साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन की। देखो, आज अपन जो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्या हमेशा से ऐसी थी? नहीं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, है ना। उसकी वजह से हमें जेनेटिक्स टर्म के बारे में पता चला। ठीक, तो ये क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब टर्म समझ में आएंगी तभी आगे की चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स टर्म दिया था साइंटिस्ट विलियम बेटसन ने। देखो, जेनेटिक्स और कुछ नहीं, बायोलॉजी की एक ब्रांच है। जैसे डिफरेंट ब्रांचेस होती है ना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसी तरह से जेनेटिक्स भी बायोलॉजी की वो एक ब्रांच है जिसके अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशन की कलेक्टिव स्टडी करते हैं, मतलब दोनों को साथ में पढ़ते हैं। अब बात आती है हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से उनके बच्चों के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसे कहा जाता है हेरिडिटी। हम अपने मम्मी पापा जैसे, है ना, नैन नक्श उन जैसे ही हैं, उन्हीं जैसी डील डोल है, उन्हीं जैसी हालचाल है। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर्स उनमें थे वही तो ट्रांसफर होकर हम में आए। ठीक है। अच्छा, मैं ऐसे बोल दूं, गधे का बेटा गधा, घोड़े का बेटा घोड़ा, खच्चर का बेटा खच्चर, उल्लू का बेटा उल्लू, आम के पेड़ से आम ही बनेंगे? आम के पेड़ से अंगूर तो नहीं बनेंगे ना। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर आम के अंदर पेरेंट के अंदर थे और वही कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग के अंदर आए, हेरिडिटी हुई कैरेक्टर्स की। ठीक है, तो ये तो हो गई हेरिडिटी। फिर बात करें वेरिएशन की। अच्छा, हम अपने मम्मी पापा जैसे हैं, माँ बाप जैसे हैं, लेकिन क्या 100% सिमिलैरिटी है क्या? मैं ऐसे बोल दूं कि हम उनके बिल्कुल क्लोन है? नहीं, थोड़ी बहुत वेरिएशन देखने को मिलती है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं ना। तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं, जो डिफरेंस आता है ना उसी को वेरिएशन बोला जाता है। डिफरेंसेस सीन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के मेंबर के अंदर जो वेरिएशन, जो डिफरेंसेस आते हैं उन्हें वेरिएशन बोलते हैं। जैसे हम हमारे माँ बाप से थोड़ा बहुत डिफर करते हैं, हम अपने भाई बहनों से थोड़ा बहुत डिफर करते हैं वेरिएशन की वजह से। ठीक है, इसी को आपके एनसीईआरटी क्या लिखती है? द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। हम अपने मम्मी पापा से जिस डिग्री से, जिस डिफरेंस से वेरी करते हैं उसी को बोला जाता है वेरिएशन। ठीक है, अब बात आती है वेरिएशन होती कैसे है, आती कैसे है। तो वेरिएशन लाने के तीन मेन कारण हैं। सबसे पहला होता है क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन। इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। सेल बायो के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर अपन पढ़ते हैं कि मियोसिस होती है। अच्छा, मियोसिस दो स्टेप में कंप्लीट होती है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। फिर मियोसिस वन है, जो मियोसिस वन के अंदर प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन होती है। इस प्रोफेज वन के अंदर भी 5 सब स्टेज होती है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो जब पेकाइटीन स्टेज आती है तो पेकाइटीन स्टेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? देखो, जैसे दो मैंने क्रोमोसोम्स बनाए, ठीक है, ये मैंने बोला ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में होमोलोगस हैं। तो इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच के अंदर जीन का एक्सचेंज होता है, मतलब इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इधर चला जाएगा और दूसरे वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट पहले वाले क्रोमोसोम में आ जाएगा। इसी इवेंट को बोलते हैं अपन क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन। अब बताओ, जीन का एक्सचेंज हो रहा है तो वेरिएशन तो आएंगी। तो वेरिएशन लाने का पहला कारण है क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और तीसरा होता है म्यूटेशन। अच्छा, इन दोनों की बात, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और म्यूटेशन की बात अपन आगे करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक तीसरी टर्म आती है जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती है, वो है इनहेरिटेंस। देखो, इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिससे जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में। ठीक है, बिल्कुल हेरिडिटी जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, जिस प्रोसेस के थ्रू हेरिडिटी हो, जिस प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो, उसे अपन बोलेंगे इनहेरिटेंस। है ना। कैसे ट्रांसफर होता है ना। एक चीज बताओ, हमारे पास दो पेरेंट है, एक मेल पेरेंट है, एक फीमेल पेरेंट है। बताओ, मेल पेरेंट से मेल गेमीट बनेगा, फीमेल पेरेंट से फीमेल गेमीट बनेगा। दोनों गेमीट हैप्लॉइड होते हैं, है ना। इन गेमीट का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो और लास्ट में ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर मान लो गेमीटोजेनेसिस ना होता, गेमीट ही ना बनते, तो क्या जाइगोट बन पाता? जाइगोट नहीं बनता तो एम्ब्रियो और ऑफस्प्रिंग बन पाता? और ऑफस्प्रिंग नहीं बनता तो बताओ क्या कैरेक्टर का ट्रांसफर हो पाता पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के बीच के अंदर? पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब, अगर आपको कैरेक्टर ट्रांसफर कराना है, अगर आपको हेरिडिटी करानी है, तो आपको एक प्रोसेस तो फॉलो करनी पड़ेगी, और उसी प्रोसेस को बोल देते हैं अपन इनहेरिटेंस। उसी प्रोसेस को बोल देते हैं इनहेरिटेंस। ऐसे समझो, मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, वन
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो वो ट्रांसफर तो होता है हेरिडिटी, लेकिन अब जिस प्रोसेस के थ्रू मैं वो जाऊँ जहाँ पहुँचूंगा उसे बोलूंगा इनहेरिटेंस। जैसे मैं पहले मान लो पॉइंट ए से मैंने एक बस ली, फिर थोड़ी दूर गया, उसके बाद में मैंने मान लो टैक्सी करी, फिर टैक्सी से थोड़ी दूर गया, फिर पैदल चल करके मैं पॉइंट बी तक पहुंचा, तो ये जो प्रोसेस हुई ना बीच में, इसे मैंने बोला इनहेरिटेंस। फर्क समझ में आया हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में? तो अच्छा मैं बोल सकता हूँ क्या इनहेरिटेंस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी? भाई हेरिडिटी का बेसिस कौन सा है? इनहेरिटेंस। अगर इनहेरिटेंस ही नहीं होगी, प्रोसेस ही नहीं चलेगी, तो हेरिडिटी हो पाएगी? जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई तीन टर्म्स। अब इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की बात करें, देखो जेनेटिक्स और मेंडल का नाम हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी जे मेंडल, ग्रेगोर जोहान मेंडल, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिताजी कौन? मेंडल साहब। मेंडल ने अपना वर्क किया था गार्डन पी के अंदर। देखो वो एक जहाँ पे जिस मोनेस्ट्री में काम करते थे ना, मेंडल मॉन्क थे, साधु थे, मतलब वो प्रीस्ट थे एक तरह के, तो वो एक मोनेस्ट्री में काम करते थे। तो उनके वहाँ पे मोनेस्ट्री के अंदर गार्डन भी था, तो गार्डन के अंदर जो मटर उन्होंने उगाई उसी पर उन्होंने अपना काम किया, गार्डन भी पे वर्क किया। बॉटेनिकल नेम होता है इसका पाइसम सटाइवम। अच्छा अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेंडल परफॉर्म वर्क ऑन, बच्चों भाई देखते जैसे क्वेश्चन लगाया तुरंत आंसर दिमाग में आता है पी, मटर। मटर, लेकिन मटर भी कई तरह के होते हैं। वहाँ पे ऑप्शन 1 में लिखा होगा गार्डन पी, ऑप्शन 2 में स्वीट पी, ऑप्शन 3 में वाइल्ड पी, ऑप्शन 4 में नन। अब बच्चों को लगता है पी तो एक ही तरह का होता है, नहीं पी कई तरह के होते हैं, आंसर जाएगा गार्डन पी, पाइसम सटाइवम। स्वीट पी होता है लेथाइरस ओडोरेटस, ठीक है, और आपका वाइल्ड पी होता है लेथाइरस एपाका, तो वो नहीं, याद रखना है गार्डन पी। ठीक। सेकंड साइंटिस्ट है विलियम बेटसन, इन्हें बोलते हैं अपन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर कई कंसेप्ट अपन जो पढ़ते हैं ना बेटसन ने दिए थे। जैसे जो जेनेटिक्स टर्म है वो इटसेल्फ बेटसन ने दिया था। एलील टर्म अपन पढ़ेंगे, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पढ़ेंगे, तो वो बेटसन ने दिया था। मतलब जेनेटिक्स का जो प्रारूप आज अपन पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने दिया? बेटसन ने दिया, इसलिए उन्हें बोल दिया फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक। फिर आते हैं टी एच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है भाई। ठीक है। अच्छा इन्होंने अपना काम किया था फ्रूट फ्लाई के ऊपर या फिर बनाना फ्लाई के ऊपर, है ना। फ्रूट फ्लाई क्यों बोलते हैं बेटा? देखी होगी आप सभी ने, कभी जूस निकलता हो वहाँ पे देखना, वहाँ पे मक्खियाँ भी मिलाते रहती हैं। गन्ने का जूस निकल रहा हूँ, गन्ने का जो जो कचरा बचता है उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ भी बनाती रहती हैं। या फिर कभी केले को देखना, केले को सड़ा देना थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए ना, तो उस पर भी मक्खियाँ भी बनाने लगेंगी, तो वो फ्लाई होती है फ्रूट फ्लाई या फिर बनाना फ्लाई। जूलॉजिकल नेम है इसका ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। इसके ऊपर अपना वर्क किया था मॉर्गन ने। मॉर्गन ने बहुत सारे कंसेप्ट्स की डिस्कवरी करी थी, बहुत सारे टर्म्स दिए थे, जैसे लिंकेज उन्होंने बताया, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। तो मॉर्गन भी एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। फिर फोर्थ आता है ई गैरोड। ई गैरोड का पूरा नाम है एरेकिबॉल्ड गैरोड। इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स या फिर बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इन्होंने ह्यूमंस के अंदर सबसे पहला जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिस्कवर किया था। जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब जीन से रिलेटेड बीमारी, जो थी एल्कप्टोनूरिया या फिर ब्लैक यूरिन डिजीज। इसके अंदर होता क्या है, जो पेशेंट की जो यूरिन है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती, जब यूरिन कर रहा होता है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती, ब्लैक कलर की हो जाती है, तो इसको ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं। अब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी बायोकेमिस्ट्री है, समझा सकते हैं अपन यहाँ पे, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको हल्का से एक आइडिया दे रहा हूँ, चलो देखो। एक जीन होता है एच जी डी जीन, ठीक है। ये जो एच जी डी जीन है ना, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ह्यूमन जेनेटिसिक एसिड, ह्यूमन जेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज जीन। ठीक है, ऑक्सीडेज एंजाइम, सॉरी। तो ह्यूमन जेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम का काम होता है ह्यूमन जेनेटिक एसिड का ऑक्सीडेशन करना है, इसको ब्रेक करना। ठीक है, लेकिन एल्केप्टोनुरिया में ये जो एच जी जी जीन है, एच जी डी जीन, ये म्यूटेट हो जाता है, रिसेसिव हो जाता है, तो ये एंजाइम नहीं बन पाता। अब एंजाइम बनेगा ही नहीं, तो ह्यूमन जेनेटिक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा क्या? ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो मतलब ह्यूमन जेनेटिक एसिड ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगा, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेगा। और जब यूरिन पास करेंगे, तो यूरिन पास करने पर इसकी वजह से जैसे ये यूरिन एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में आएगी, ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो ये डिजीज सबसे पहले डिस्कवर करी थी ए गैरॉड ने। ठीक है, अब आ जाओ टर्मिनोलॉजी पे। देखो टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहला टर्म आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही उसका कैरेक्टर कहलाता है। अच्छा, ये होता है ड्यू टू जीन एक्सप्रेशन। मेन इंपॉर्टेंट बात है, जीन के एक्सप्रेशन की वजह से कैरेक्टर आता है। देखो है क्या,
अपन ने यहाँ पर हमें पता है कि ह्यूमन की सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए बैठा है, तो ये डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, डीएनए का छोटा सा पार्ट ही बेटा जीन कहलाता है, तो मैंने बोला ये वाला पार्ट मान लो जीन है। ठीक है, अब इस डीएनए से, इस जीन से बनता है आरएनए। प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फिर इस आरएनए से बनता है प्रोटीन। प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। और पता है ज्यादातर प्रोटीन और कुछ नहीं क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम्स का काम क्या होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो ये एंजाइम से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली लेकर के आता है कैरेक्टर। प्रोडक्ट लेकर के आया कैरेक्टर। ठीक है, तो और इस पूरी प्रोसेस को अपन ने बोल दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो पूरी प्रोसेस है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन या फिर एंजाइम का फॉर्मेशन, इसे बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। अब बताओ अगर जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा तो क्या अपन कैरेक्टर तक पहुंच पाएंगे? नहीं। तो कैरेक्टर लाने के लिए जीन का एक्सप्रेस करना जरूरी होता है। ठीक है, अभी कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, मान लो हाइट एक कैरेक्टर है, तो अगर प्रोडक्ट बना तो पर्सन टॉल होगा, और प्रोडक्ट नहीं बना तो पर्सन ड्वार्फ रह जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर जो जीन के एक्सप्रेशन से होता है, आता है, उसे अपन कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर कैरेक्टर लाने के लिए भी तीन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दो तो अपन को पता है। पहला, एक तो जीन होना चाहिए, जीन ही नहीं होगा तो कैरेक्टर कहाँ का आएगा, है ना। तो पहला तो जीन होना चाहिए। दूसरा, जीन होने के साथ साथ वो जीन एक्सप्रेस भी करना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, अगर डीएनए से आरएनए ना बनता तो क्या आरएनए से प्रोटीन एंजाइम बन पाता? एंजाइम नहीं बन पाता तो क्या सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो पाता? प्रोडक्ट ही नहीं बनता तो क्या इवेंचुअली कैरेक्टर आ पाता? नहीं। तो मतलब जीन भी होना चाहिए और जीन का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। दो चीजें तो ये है। तीसरी चीज, जीन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ सूटेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि जीन हमेशा एक्सप्रेस करता रहता है कि आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑलवेज, ऐसा नहीं है, ठाला नहीं बैठा हो, है ना। जीन को एक्सप्रेस करने के लिए भी कुछ सूटेबल कंडीशन चाहिए होती हैं। जैसे विटामिन चाहिए होता है, मिनरल चाहिए होता है, कुछ जीन्स के लिए हार्मोन चाहिए होते हैं, टेम्परेचर लाइट चाहिए होता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती हैं। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। हमें पता है हमारी हाइट बढ़ाने के लिए मान लो एक जीन है। ठीक है, जिसे मैंने मान लिया, बोल दिया टी जीन। ठीक है, अब ये जो टी जीन है, ये टी जीन है अपने पास। टी जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, मतलब कि प्रोडक्ट बना। ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन वो टी जीन एक्सप्रेस तभी कर पाएगा जब उसको सूटेबल हार्मोन मिलेगा। और वो सूटेबल हार्मोन होता है एचजीएच हार्मोन, आपने नाम पढ़ा होगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मिलेगा तभी अपने आप एक्सप्रेस कर पाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएगा, कैरेक्टर ला पाएगा, पर्सन टॉल होगा, वरना पर्सन ड्वार्फ रह जाएगा। तो बताओ, जीन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या अपन को एक सूटेबल कंडीशन हार्मोन की रिक्वायरमेंट पड़ी, है ना। एक और एग्जांपल ले लो। चलो, अब मैं ले लेता हूँ टेम्परेचर एक एग्जांपल। देखो, आपने सुना होगा हिमालयन रैबिट्स होते हैं, है ना, हिमालयन रैबिट्स। हिमालयन रैबिट्स, जब मैं रैबिट बना दूं यहाँ पे, हंसना नहीं, ऐसा ही बनेगा अपना रैबिट। ठीक है, मान लो ये मैंने हिमालयन रैबिट बना दिया। ठीक है, अब ये जो हिमालयन रैबिट है ना, ये, इसका जो स्किन कलर होता है, इसका जो फर का कलर होता है, वो जो जीन कंट्रोल करती है वो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होती है, वो टेम्परेचर की वजह से एक्सप्रेस करती है। देखो, जब टेम्परेचर होता है 15 to 25 डिग्री सेल्सियस, तब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, अपने आप को एक्सप्रेस करती है, तो कलर आता है ब्लैक। ठीक है, पिगमेंट बनता है और कलर आता है ब्लैक। ठीक, और अगर टेम्परेचर 35 मतलब 25 के ऊपर जाता रहे और 35 डिग्री तक टच कर जाए, तो भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। एक्सप्रेशन नहीं होगा तो पिगमेंट नहीं बनेगा, पिगमेंट नहीं बनेगा तो मतलब ब्लैक कलर नहीं आएगा, और जो हिमालयन आपका रैबिट है वो कलरलेस रह जाएगा, वाइट रह जाएगा, उसका फर वाइट हो जाएगा। तो देखना, यहाँ पर देखा जाता है, जो इसका पेट होता है ना, रैबिट का जो पेट होता है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर रफली रफली 35 डिग्री के आसपास होता है, तो यहाँ पर जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, तो कलर, पेट का कलर वाइट रहता है। लेकिन जो उसके ईयर्स होते हैं, जो उसके हैंड लेग्स होते हैं, अब वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम रहता है। टेम्परेचर कम है तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो मिलेनियन पिगमेंट बनेगा। पिगमेंट बना तो कलर कैसा आ जाएगा, ब्लैक। तो देखना, हिमालयन रैबिट के जो हाथ पैर होते हैं, जो ईयर्स होते हैं, जैसे ये ईयर्स हैं, वो तो ब्लैक कलर के होते हैं, बाकी जो पार्ट होता है बॉडी का वो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर कैरेक्टर लाने के लिए जीन होना चाहिए था,
भाई कलर वाली जीन होनी चाहिए थी और जीन का एक्सप्रेशन जरूरी था, और वो एक्सप्रेस कब कर रही थी, जब टेम्परेचर 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर था। तो बताओ यहाँ पर जीन के एक्सप्रेशन के लिए क्या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ी? हाँ, तो अपन को ये याद रखना है कि कोई भी कैरेक्टर लाने के लिए तीन चीजें चाहिए, सिर्फ जीन हो जरूरी नहीं, जीन भी होना चाहिए, वो एक्सप्रेस भी करना चाहिए और एक्सप्रेशन के लिए सूटेबल कंडीशन भी होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ट्रेट के ऊपर। वेरिएबल फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। किसी भी कैरेक्टर की वेरिएबल फॉर्म ट्रेट कहलाती है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे एक कैरेक्टर के यहाँ पर दो ट्रेट्स हैं। जैसे हाइट एक कैरेक्टर है तो हाइट की दो ट्रेट्स हो गई, टॉल और ड्वार्फ, ये तो लंबा होगा नहीं तो बौना होगा। कलर की दो ट्रेट हो गई, वायलेट और व्हाइट। जैसे पी कलर है ना, पी मटर के अंदर जो कलर होता है फ्लावर का, वो दो तरह का फ्लावर्स होते हैं, या तो वायलेट फ्लावर्स होते हैं या फिर व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। तो वेरिएबल फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। ठीक है, अच्छा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल लेवल पे अपन करेक्टर को ट्रेट के बराबर मान सकते हैं, करेक्टर को ट्रेट के सिनोनिमस बोल सकते हैं, दोनों को एक जैसा यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं इंडिविजुअल लेवल की बात करूं, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बोल देता हूँ कि राम, मैंने बोला राम टॉल है, तो जब मैंने बोला राम टॉल है, टॉल बोला तो उसकी हाइट की बात मैंने कर ही दी, तो करेक्टर तो मैंने बता ही दिया। मैंने बोल दिया मान लो श्वेता के बाल कर्ली हैं, तो जब मैंने बोला कर्ली तो मैंने उसके हेयर की बात तो कर ली, हेयर की शेप की बात कर ली। तो जब मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ तो ट्रेट, जब मैं ट्रेट बताता हूँ तो क्या कैरेक्टर अपने आप आ जाता है? तो ट्रेट और कैरेक्टर को अपन सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही है। लेकिन जब मैं पॉपुलेशन लेवल पे चला जाता हूँ, अब ट्रेट और कैरेक्टर को साथ में यूज नहीं कर सकते। एक पॉपुलेशन है, क्लास के अंदर मान लो 100 बच्चे बैठे हैं, क्या सारे टॉल होंगे क्या? नहीं। क्या सारे डॉर्फ होंगे क्या? नहीं। तो मैं पॉपुलेशन लेवल पर, क्लास लेवल पे क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा हाइट। मैं बोलूंगा कुछ बच्चों की मान लो 25 बच्चों की हाइट टॉल है, 75 बच्चों की हाइट मान लो थोड़ी कंपैरेटिवली शॉर्ट है। कि यहाँ पर मैं ट्रेट और कैरेक्टर को साथ में एक साथ यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं। इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेट और कैरेक्टर को अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन लेवल पे दोनों अलग अलग हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड टर्न पे, जीन क्या है। जीन की बात अभी अभी अपन ने करी थी, समझ जाओगे तुम लोग। देखो जीन क्या है। अ, सबसे पहले तो जीन टर्म दी थी जोहानसन ने। पता है जो मेंडल था ना अपना, मेंडल ने टर्म नहीं दी थी। मेंडल तो जीन की जगह वर्ड यूज करता था हमेशा एलिमेंट या फिर फैक्टर। ठीक है, अब जीन क्या है? जीन डीएनए का सेगमेंट होता है। तो पहला डाउट तो क्लियर हो गया कि कंप्लीट डीएनए जीन है क्या? नहीं, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जीन होता है, जो जो दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला अपीयरेंस ऑफ ए कैरेक्टर, दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर। कैरेक्टर को लाने के लिए और उसको नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए। कैसे? ये देखो, अपन ने क्रोमोसोम बनाया, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, तो इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, मान लो ये वाला पार्ट मैंने कहा जीन है। ठीक है, अब ये कैरेक्टर लेकर कैसे आएगा? जीन है मतलब डीएनए का पार्ट है, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, इससे बनेगा आरएनए, फिर ट्रांसलेशन होगा, बनेगा प्रोटीन। और हमें पता है ज्यादातर प्रोटीन्स क्या होते हैं? एंजाइम्स। अब ये क्या एंजाइम सबस्ट्रेट एस को प्रोडक्ट पी के अंदर कन्वर्ट कर देगा? बिल्कुल। और प्रोडक्ट से क्या आएगा अल्टीमेटली? कैरेक्टर आएगा। तो बताओ, जीन डीएनए का वो सेगमेंट हुआ ना जो कैरेक्टर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर की अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर बात आती है कि इनहेरिटेंस के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। अब एक चीज बताओ, हमें इतना पता है कि हमारे पेरेंट से कैरेक्टर हम में आता है। कैसे? जैसे मेरे पास दो पेरेंट है, एक मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है। मेल पेरेंट ने गेमीट बनाया, मेल गेमीट, फीमेल पेरेंट ने गेमीट बनाया, फीमेल गेमीट। दोनों गेमीट के अंदर क्या क्रोमोसोम होंगे? क्रोमोसोम है तो जीन है, क्रोमोसोम है तो डीएनए, डीएनए तो जीन है। दोनों गेमीट का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से फिर ऑफस्प्रिंग बना। अब मुझे बताओ, क्या इस ऑफस्प्रिंग ने अपने दोनों पेरेंट से क्रोमोसोम्स लिए? क्रोमोसोम्स लिए मतलब डीएनए लिया, डीएनए लिया मतलब जीन लिया, और यही जीन तो एक्सप्रेस करके कैरेक्टर लेकर के आएगा। तो बताओ, पहली जनरेशन मतलब पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर का अगर इनहेरिटेंस कराना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए आपको? जीन चाहिए। तो जीन दो चीजों के लिए चाहिए होता है, पहला अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। अब बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर इनहेरिटेंस तो आरएनए से भी तो करा सकते हैं अपन, हमें पता है आरएनए से भी तो कैरेक्टर आता है डायरेक्टली। सही बात है, फिर जीन ही क्यों इनहेरिटेंस के लिए चाहिए? इसलिए चाहिए कि जब हम पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करते हैं ना, तो हमेशा डीएनए का ट्रांसफर होता है, कभी भी डायरेक्टली आरएनए ट्रांसफर नहीं होता। आरएनए बेटा अनस्टेबल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा आरएनए अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब कई बार बीच में डैमेज हो जाएगा,
ट्रांसफर होने के दौरान ही खत्म हो जाएगा। तो हमेशा जब भी ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो गैमीट के अंदर क्या आते हैं, क्रोमोसोम्स आते हैं, डीएनए आता है, जीन आता है, आरएनए नहीं आता, और फिर वो डीएनए जीन एक्सप्रेस करके ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर लेकर आता है, तो इनहेरिटेंस होती है। समझ गए? तो बताओ, यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं हम, ये तो बोल सकते हैं ना कि अब देखो मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है कि ऑल जीन आर डीएनए, जितने भी जीन है सारे डीएनए, बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन्स, सारे डीएनए जीन्स नहीं है। हमने बोला था इस क्रोमोसोम के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये जीन है, लेकिन मान लो ये जो पार्ट है इससे आरएनए नहीं बन रहा, आरएनए नहीं बन रहा तो प्रोटीन नहीं बन रहा, प्रोटीन नहीं बन रहा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहा, कैरेक्टर नहीं आ रहा, कैरेक्टर का इनहेरिटेंस, कैरेक्टर का अपीयरेंस नहीं हो रहा, इनहेरिटेंस नहीं हो रहा, तो इसको अपन जीन नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब ये वाला पार्ट जीन नहीं है लेकिन डीएनए तो है। मतलब मैं बोल सकता हूँ सारे जीन डीएनए है लेकिन सारे डीएनए जीन नहीं है। ठीक है? डी जीन को बोला जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या फिर यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैरेक्टर कौन लेके आता है? जीन लेके आता है, इसलिए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोला। फोर्थ कैरेक्टर आता है अलील या फिर एलिलोमॉर्फ। देखो जीन की ऑल्टरनेट फॉर्म को ही अपन अलील बोलते हैं। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। ठीक है? अब ये अलील होते कहाँ पे हैं? अलील क्रोमोसोम पे होते हैं। अलील क्रोमोसोम के सेम लोगस पे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोगस पे होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम समझना जरूरी है यहाँ पे भाई। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम जिनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर एक जैसी होती है उन्हें अपन होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है ह्यूमन के अंदर डिप्लॉइड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सारे क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं। जैसे ये फर्स्ट फर्स्ट क्रोमोसोम का पेयर हो गया, फिर ये सेकंड सेकंड क्रोमोसोम का पेयर हो गया। इसी तरह से टोटल 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, है ना? 23 पेयर्स होते हैं। अब अगर हर एक पेयर की बात करूं, हर एक पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम मदर साइड से आता है और एक क्रोमोसोम फादर साइड से आता है। इन दोनों क्रोमोसोम की शेप, साइज, स्ट्रक्चर लगभग एक जैसी होती है, तो ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के क्या हो गए? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है? तो ये तो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब इन होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे, सेम लोकस पे प्रेजेंट होता है जीन, सेम लोकस पे प्रेजेंट होता है अलील। सेम लोकस का मतलब सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होता है अलील। जैसे मैं यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट फर्स्ट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करूँ तो 1 1 क्रोमोसोम है। अब सेंटर से मान लो एक जीन है टी जीन, सेंटर से जितनी डिस्टेंस पे टी जीन यहाँ होगा उतनी ही डिस्टेंस पे टी जीन यहाँ पर भी होगा। ठीक है? उसी तरह से मान लो एक क्रोमोसोम नंबर 2 है। मान लो एक जीन है, कलर के लिए जीन है आर जीन, तो क्रोमोसोम नंबर 2 पे सेंटर से जितनी डिस्टेंस पे आर जीन यहाँ पर होगा, इस क्रोमोसोम पे होगा, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर भी होगा। समझ गए? तो ये हो गए अलील्स। तो कैपिटल टी आपस में क्या है? अलील। कैपिटल आर क्या है आपस में? अलील्स। ठीक है? तो ये हो गया एलील। अब बात आती है एलील बनते कैसे हैं। देखो एलील अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से एलील का फॉर्मेशन होता है। इसको समझने के लिए अपन ने एक होमोलोगस पेयर लिया क्रोमोसोम का। ठीक है? मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 1 है। अच्छा, अब यहाँ पर दो अलील सिचुएटेड हैं। ये पहला अलील है, ये दूसरा अलील है। हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल अलील है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है? जो यहाँ पर फर्स्ट अलील है ना, ये वाला, ये अनमॉडिफाइड अलील है। इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, शुरुआत से ये ऐसा ही है, हमेशा से ओरिजिन से ऐसा है, इसलिए इसको ओरिजिनल अलील बोल देते हैं। ठीक है? और इसको ही वाइल्ड अलील बोला जाता है। ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? प्लांट को टॉल बनाता है। अब इसी के बगल में बैठा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके अंदर मान लो म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन हो गया तो जो अलील था वो मॉडिफाई हो गया, वो चेंज हो गया। अब जैसे ये अलील मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाई होने पर कुछ केसेस बन सकते हैं। जैसे केस नंबर 1 की बात करें, केस नंबर 1 में क्या हुआ? मॉडिफाइड अलील है, उस मॉडिफाइड अलील के अंदर डीएनए तो होगा, डीएनए से मान लो आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए से प्रोटीन बना, एंजाइम बना, ट्रांसलेशन हुआ।
अच्छा, ये जो प्रोटीन एंजाइम बना, ये नॉर्मल एंजाइम बना या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बना? लेस एफिशिएंट का मतलब काम स्लो कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है। अब काम कर रहा है चाहे स्लो कर रहा है, तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तो बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा मतलब कि करेक्टर आएगा, और करेक्टर था हाइट, तो ये प्लांट को टॉल बनाएगा, ये प्लांट को टॉल बनाएगा। पहले केस के अंदर ये हुआ मॉडिफिकेशन, मान लो। सेकंड केस बनता है, मान लो कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ हो इस एलील के अंदर कि डीएनए से आरएनए बने, आरएनए से प्रोटीन एंजाइम भी बन रहा है, लेकिन जो एंजाइम बन रहा है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है। नॉन फंक्शनल मतलब कोई काम का एंजाइम नहीं है, सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा क्या? अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो बताओ कैरेक्टर आ पाएगा? नहीं। तो क्या प्लांट को टॉल बनाने के लिए टॉल बना पाएगा? नहीं, है ना? ये सेकंड केस बन गया। और थर्ड केस बनता है कि मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह का हुआ कि डीएनए से आरएनए बना, लेकिन आरएनए से कोई एंजाइम नहीं बन पाया। अब अगर आरएनए से कोई एंजाइम नहीं बनेगा तो यहाँ पर भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो प्लांट के लिए टॉलनेस नहीं लेकर के आएगा। ठीक है, तो इस वजह से अपने पास दो अलील बन गए। इसकी वजह से दो अपने पास अलील बने। कैसे? पहला अलील तो कौन सा था? जो अनमॉडिफाइड था, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं था। सेकेंड अलील म्यूटेशन की वजह से बना। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो तीन केस हैं इनको ढंग से और समझते हैं। केस नंबर 1 के अंदर मुझे बताओ, केस नंबर 1 के अंदर अ, जो अनमॉडिफाइड अलील है वो मॉडिफाइड अलील के बराबर ही तो है। क्यों? क्योंकि मॉडिफाइड अलील की वजह से एंजाइम बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था, प्लांट टॉल था, और अनमॉडिफाइड की वजह से प्लांट टॉल था ही था। इसका मतलब केस 1 के अंदर जो जो इफेक्ट मॉडिफाइड जो इफेक्ट अनमॉडिफाइड इफेक्ट ला रहा था, सेम इफेक्ट मॉडिफाइड अलील भी लेकर के आया। तो केस 1 के अंदर मॉडिफाइड अलील अनमॉडिफाइड के बराबर है। लेकिन केस 2 और 3 को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर बताओ, केस 2 और 3 के अंदर, केस 2 के अंदर तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना, और केस 3 के अंदर तो कोई एंजाइम ही नहीं बना। कोई एंजाइम ही नहीं बन रहा है या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट नहीं बनेगा मतलब कि टॉलनेस नहीं आएगी, प्लांट के अंदर टॉलनेस नहीं लेके आएगा, और टॉलनेस नहीं लेके आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो मॉडिफाइड एलील है वो अनमॉडिफाइड के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर मॉडिफाइड एलील इज नॉट इक्वल टू अनमॉडिफाइड एलील। ये बात समझ में आई? ये अपन ने तीन केसेस की बात करी। अब देखो एनसीईआरटी ने इन केसेस से कुछ कंक्लूजन निकाले। कैसे? नोट अपन ने उनको नोट में लिखा। नोट नंबर 1 पढ़ो। मॉडिफाइड अलील इज जनरली रिसेसिव अलील। मॉडिफाइड अलील जनरली रिसेसिव अलील होता है। ऐसा क्यों? देखो, मॉडिफाइड अलील के तीन केसेस बनाए थे, केस 1, केस 2, केस 3। केस 2 और 3 के अंदर मुझे बताओ, जो एलील बना था वो एलील ने या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाया था या फिर कोई एंजाइम ही नहीं बनाया था। दोनों ही केस के अंदर हमने हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाया था। प्रोडक्ट ही नहीं बन पाएगा तो प्लांट को टॉलरेंस नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर ये जो एलील है कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। मतलब क्या है? रिसेसिव है। मतलब क्या हुआ? रिसेसिव हुआ। हाँ, लेकिन फर्स्ट वाले केस के अंदर एलील ने नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाया था, एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर गया था, इस वजह से प्लांट को टॉलरेंस दे पाया। तो पहले वाले केस के अंदर तो जो एलील था वो डोमिनेंट बना था, लेकिन सेकंड और थर्ड केस के अंदर तो जो एलील बना वो रिसेसिव बना। तो मैक्सिमम केसेस के अंदर तो जो एलील बनता है वो रिसेसिव एलील बनता है। ठीक है, हमेशा बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। केस 1 के अंदर देखो, केस 1 के अंदर नॉर्मल एंजाइम बन गया था, तो यहाँ पर तो जो एलील बना था वो डोमिनेंट एलील बना था, लेकिन केस 2 और 3 के अंदर रिसेसिव बना था। ठीक है, अब देखो सेकंड नोट पढ़ो। इन केस 2 एंड 3 फिनोटाइप और ट्रेट इज डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। ये भी सही बात है। केस 2 और केस 3 के अंदर जो भी फिनोटाइप आएगा, जो भी फिनोटाइप मतलब जो भी कैरेक्टर आएगा, वो कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ अनमॉडिफाइड एलील की वजह से तो आएगा, क्योंकि यही तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। मॉडिफाइड एलील तो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा। सेकंड वाले केस के अंदर तो भाई नॉन फंक्शनल एंजाइम बन गया, और थर्ड वाले केस के अंदर नो एंजाइम बना। नॉन फंक्शनल एंजाइम बने, नो एंजाइम बने, मतलब एक्सप्रेशन ही पूरा नहीं हो रहा। और एक्सप्रेशन पूरा नहीं हो रहा मतलब कि ये कैरेक्टर लाने में कोई योगदान नहीं दे रहा है। इसका मतलब इन केस 2 एंड 3 phenotype of trait is dependent on the functioning of unmodified allele only। के दोनों नोट समझ में आए? अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ है आपका होमोजाइगस या फिर प्योर। देखो, एक जीन के अंदर, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर, पहली बात तो याद रखना अपन जो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के लिए पढ़ रहे हैं।
ठीक है। जैसे ह्यूमन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, मेंडल ने जो जेनेटिक्स पढ़ाई, मेंडल की जो जेनेटिक्स है वो भी डिप्लॉयड के ऊपर ही बेस्ड है, पी डिप्लॉयड प्लांट है, ठीक है। तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जीन के दो सिमिलर अलील हों तो ऐसी कंडीशन को अपन होमोजाइगस या फिर प्योर कंडीशन बोलते हैं। जैसे मान लो हाइट है, हाइट का एक जीन है टी जीन, ठीक है। अब अगर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो कैपिटल टी कंडीशन हो या फिर स्मॉल टी कंडीशन हो, है ना, सिमिलर अलील है, तो ये होमोजाइगस है। तो ये होमोजाइगस या फिर प्योर है, ठीक है। जैसे मैंने बना दिया, ये देखो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम बना दिया। तीन होमोलोगस क्रोमोसोम भी या तो कैपिटल टी बैठा हो या फिर स्मॉल टी बैठा हो, तो ये कंडीशन हो जाएगी होमोजाइगस या फिर प्योर कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर या फिर इम्प्योर कंडीशन के अंदर एक जीन के दो डिसिमिलर एलील्स होते हैं एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक क्रोमोसोम पे तो बैठा है कैपिटल टी और एक क्रोमोसोम पे बैठा है स्मॉल टी, तो दो अलग अलग अलील बैठे हैं, तो ये हेट्रोजाइगस या फिर इम्प्योर कंडीशन है, ठीक है। सेम सेम आए तो प्योर है, होमोजाइगस है, डिफरेंट डिफरेंट आए तो हेट्रोजाइगस है, इम्प्योर है, ठीक है। अब आता ही हेमीजाइगस। हेमी का मतलब ही क्या होता है, हाफ, मतलब एक जीन का एक ही एलील हो तो हेमीजाइगस कंडीशन। प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल जीन ऑफ एलील इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेमीजाइगस कंडीशन। सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल हेमीजाइगस होता है सेक्स लिंक जीन्स के लिए। क्या मतलब, समझो, आओ। मैंने यहाँ पर बॉडी में से एक सेल बाहर निकाली, ठीक है। अब हमें पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर 2n=46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये सारे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, है ना, दो दो पेयर में होते हैं, दो दो के जोड़ों में होते हैं। तो ऐसे टोटल 23 पेयर्स होते हैं, जिनके अंदर से जो पहले 22 पेयर्स होते हैं ना, ये वाले फर्स्ट फर्स्ट का पेयर, सेकंड सेकंड का पेयर, थर्ड थर्ड का पेयर, ऐसे 23 पेयर्स, ये तो कहलाते हैं ऑटोजोम्स, या फिर इन्हीं को बोल देते हैं नॉन सेक्स क्रोमोसोम, नॉन सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जो 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर को बोला जाता है एलोसोम, हेट्रोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, अब मेल और फीमेल के अंदर ये सेक्स क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। फीमेल के अंदर तो दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल के अंदर होता है एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम। तो फीमेल के लिए तो जब लिखा जाता है तो अपन ऐसे लिखते हैं कि 22 पेयर तो ऑटोसोम के हैं, ये फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, और एक पेयर के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ये हेट्रोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम का बात हो गई। जबकि ह्यूमन मेल के अंदर अपन बोलते हैं 22 पेयर तो ऑटोसोम्स हैं, जबकि एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का है जिसमें एक एक्स और एक वाई है, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ह्यूमन मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मान लो एक जीन बैठी है, स्मॉल ए जीन, स्मॉल बी जीन और स्मॉल सी जीन, ठीक है। अब ये जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे है, वाई क्रोमोसोम पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी जीन प्रेजेंट नहीं है। तो बताओ यहाँ पर एक जीन का एक ही एलील हुआ जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे बैठा है। उसी तरह से जो वाई क्रोमोसोम है, उस वाई क्रोमोसोम के अंदर मान लो मान लो जीन प्रेजेंट है, मैंने बोल दिया ई और एफ जीन है। तो ये ई और एफ जीन सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे है, मतलब इस जीन का एक ही एलील है जो वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। तो एक जीन का एक ही एलील होना कहलाता है हेमीजाइगस कंडीशन। तो बताओ जो ह्यूमन मेल है वो हेमीजाइगस हुआ ना, किसके लिए, उन जीन्स के लिए जो एक्स और वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, ठीक है। जो एक्स और वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड है उन जीन्स के लिए ह्यूमन मेल हेमीजाइगस होता है। समझ में आया। चलो, हेमीजाइगस के बाद में आते हैं अपन डोमिनेंट एलील के ऊपर। डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील तो अपन को पता ही है, ऐसा एलील जो अपने आप को किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस करा दे, होमोजाइगस में भी हेट्रोजाइगस में भी कहलाता है डोमिनेंट एलील। जैसे हाइट का एलील था, हाइट का एलील था टी एलील, है ना, दो एलील है हाइट की, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी टॉलनेस लेकर के आता है और स्मॉल टी ड्वार्फनेस लेकर के आता है, ठीक है। अब होमोजाइगस कंडीशन बना देता हूँ मैं। होमोजाइगस कंडीशन कैसे हो सकती है, कैपिटल टी, तो जब कैपिटल टी कंडीशन थी तब प्लांट टॉल था, मतलब कैपिटल टी एलील ने अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस किया। हेटेरोजाइगस कंडीशन या फिर इम्प्योर कंडीशन की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना दिया, अभी भी प्लांट टॉल आया, इसका मतलब कैपिटल टी ने हेटेरोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। दैट मीन्स कि कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, सिंपल है। रिसेसिव एलील सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करा पाता है। जैसे
जब कंडीशन स्मॉल टी थी, होमोजाइगस थी, तब तो स्मॉल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, ड्वार्फ प्लांट आया। लेकिन जैसे ही कंडीशन हेटेरोजाइगस हो गई, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, अब स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा पाया और प्लांट टॉल आ गया। दैट मीन्स स्मॉल टी अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करा पा रहा है, हेटेरो में एक्सप्रेस नहीं करा पा रहा, तो ये रेसेसिव हो गया। किसके ऊपर, किसके लिए रेसेसिव है? कैपिटल टी के लिए रेसेसिव है। समझ गए? टेंथ पॉइंट आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप का सिंपल मतलब होता है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब भी वर्ड जीनोटाइप आए समझ जाना बात हो रही है जीन की, बात हो रही है एलील की, है ना। जैसे जीनोटाइप कैसे लिखते हैं? अपन ने कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा, कैपिटल लिखा, स्मॉल टी लिखा, ये सारे जीनोटाइप ही हैं ऑर्गेनिज्म के। फिर फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप का मतलब होता है पी से फिनोटाइप, पी से फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म की कहलाती है उसका फिनोटाइप। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है वो टॉल है तो उसका फिनोटाइप टॉल हुआ, वो ड्वार्फ है, हाइट छोटी है तो ड्वार्फ हो गया। एक सीड है, पी का सीड है, मटर का सीड है, जो राउंड शेप का है तो राउंड सीड फिनोटाइप हो गया, रिंकल्ड सीड की शेप फिनोटाइप हो गया। ठीक है। ये फिनोटाइप आता कैसे? ये फिनोटाइप अल्टीमेटली जीनोटाइप की वजह से ही आता है। मैंने कहा था ना जीनोटाइप जीन है, जीन होगा तो डीएनए होगा, डीएनए होगा तो आरएनए होगा, आरएनए होगा तो प्रोटीन एंजाइम बनेगा, प्रोटीन एंजाइम बनेगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा तो ही कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर आएगा तो ही कैरेक्टर आएगा, मतलब फिनोटाइप आएगा। तो जीनोटाइप होगा तो फिनोटाइप होगा, वरना नहीं होगा। और मुझे बताओ, जीनोटाइप तो चाहिए ही, लेकिन जीनोटाइप के साथ साथ क्या सूटेबल कंडीशन भी चाहिए? भाई जीनोटाइप का मतलब जीन, तो जीन तो चाहिए चाहिए, लेकिन जीन के एक्सप्रेशन के लिए याद करो, थर्ड कंडीशन अपन ने बात करी थी, जीन के एक्सप्रेशन के लिए क्या सूटेबल कंडीशन भी तो होनी चाहिए। सूटेबल कंडीशन होगी तभी तो जीन एक्सप्रेस करेगा, तभी तो फिनोटाइप आएगा। मतलब फिनोटाइप लाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक जीनोटाइप और एक सूटेबल एनवायरनमेंट। ठीक है। ट्वेल्थ पॉइंट आता है फिनोकॉपी। फिनोकॉपी क्या है? दो डिफरेंट जीनोटाइप डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में सेम फिनोटाइप बनाए तो वो एक दूसरे की फिनोकॉपी होती है। इसको सिंपल ऐसे समझते हैं, दो प्लांट लिए मैंने, एक प्लांट टॉल लिया, एक प्लांट ड्वार्फ लिया। टॉल प्लांट का जीनोटाइप था कैपिटल टी प्योर टॉल प्लांट था, और ड्वार्फ का था स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ प्लांट था। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस ड्वार्फ प्लांट के अंदर एनवायरनमेंट चेंज कर दिया इसका, इसको जिब्रेलिन दे दिया। जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन इंटरनोड का इलोंगेशन करा देता है। जैसे ये प्लांट था ना, ये क्या होते हैं, प्लांट के ऊपर स्टेम होती है, स्टेम के अंदर ऐसे समझो, ये मान लो ये प्लांट है, तो ये जो प्लांट की स्टेम है ना, स्टेम के ऊपर नोड्स होती हैं, और दो नोड के बीच में क्या होती है? इंटरनोड। तो जिब्रेलिन करता क्या है? इस इंटरनोड को इलोंगेट करा देता है। इंटरनोड इलोंगेट कर जाती है तो मतलब स्टेम की हाइट बढ़ गई, तो अल्टीमेटली प्लांट की हाइट भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो जैसे जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट दिया, प्लांट क्या हो गया? टॉल हो गया। अब प्लांट टॉल हुआ जिब्रेलिन की ट्रीटमेंट की वजह से, उससे जीनोटाइप चेंज हो गया? नहीं, जीनोटाइप तो अभी भी क्या है? स्मॉल टी। तो अब देखो अपने पास दो प्लांट बने, एक कैपिटल टी वाला, एक स्मॉल टी वाला। डिफरेंट जीनोटाइप है दोनों का, है ना, लेकिन दोनों का फिनोटाइप सेम है। देखो, कैपिटल वाले का फिनोटाइप भी टॉल है, और स्मॉल टी वाले का फिनोटाइप भी टॉल है, क्योंकि अपन ने क्या चेंज कर दिया था? एनवायरनमेंट। तो दो डिफरेंट जीनोटाइप डिफरेंट एनवायरनमेंट में सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करें तो आपस में कहलाएंगे फिनोकॉपी। ये आपस में फिनोकॉपी है। ठीक है। ये आपस में क्या हो गए? फिनोकॉपी हुए। चलो अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, एकदम गर्मा गर्म तवे से उतरा तवा। क्वेश्चन ये है कि अभी अपन ने टॉल प्लांट बना लिया है ना, अब इस टॉल प्लांट को अगर मैं सेल्फ क्रॉस करा दूं, सेल्फ क्रॉस मतलब इसका क्रॉस इसी से करा दूं, मान लो ये जो टॉल प्लांट था ये वाला, इसका क्रॉस मैंने इसी से करा दिया, तो बताओ जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो बच्चे बनेंगे, वो टॉल बनेंगे कि ड्वार्फ बनेंगे? सोचो। हाँ, ज्यादातर लोगों ने क्या सोचा होगा कि टॉल ही बनेंगे सर। अरे नहीं, ड्वार्फ बनेंगे। क्यों? एनवायरनमेंट चेंज करने से जीनोटाइप चेंज हुआ था क्या? नहीं, जीनोटाइप तो सेम था। जीनोटाइप तो पहले भी स्मॉल टी था, अभी भी क्या है? स्मॉल टी ही है। जीनोटाइप चेंज नहीं हुआ, और जीनोटाइप चेंज नहीं हुआ तो जीन चेंज नहीं हुआ, जीन चेंज नहीं हुआ तो जीन तो अभी भी अपने आप को वैसे एक्सप्रेस करेगा, अभी भी प्लांट तो ड्वार्फ ही होगा। हमने बाहर से जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट दिया था, तब वो प्लांट टॉल हुआ था। ठीक है, जीन में कोई चेंज नहीं आया था। तो याद रखना कि अगर अपन किसी प्लांट का एक्सटर्नल फिनोटाइप चेंज कर दें, है ना,
और फिर उसको क्रॉस करा दें, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनके अंदर नॉर्मल फिनोटाइप ही आएगा, ओरिजिनल फिनोटाइप ही आएगा, फिनोटाइप चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है। लास्ट आता है जीनोम। क्या है जीनोम? मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स हैं सारे को एक साथ इकट्ठा कहा जाता है जीनोम। जैसे हमें पता है ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, 2n बराबर 46 क्रोमोसोम है, तो हैप्लॉइड कंटेंट क्या हुआ, n बराबर 23 क्रोमोसोम। अब इन क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स हैं उन सभी को मैं लाइन से अरेंज करूँ, सभी को सम करूँ, तो कहलाएगा उसका जीनोम। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया अपना कंप्लीट।